बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन रेशो। तो ये टॉपिक भी आने वाले जो लेक्चर्स होंगे जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें जो इसमें होंगी उनको यहाँ एक्सप्लेन करने का, और कुछ ज़रा लेंथी होंगी जिनको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ चीज़ों को हमें बेसिक को समझना है ताकि वीडियो ज़रा लेंथी भी ना हो और उसको हम कवर भी कर लें। तो बात यहाँ पे कर रहा है चेंज इन रेशो, यानी रेशो चेंज होती है। और ये जो टॉपिक है चेंज इन रेशो, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो एक चीज़ जहन में फिर आती है कि फिर ये चेंज रेशो हुई क्यों। तो खैर पहला पॉइंट है, समटाइम्स द पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी बाज़ दफ़ा जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है उसको चेंज करने का डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पैदा होता है कि क्यों? ना तो कोई एडमिशन हुआ है नए पार्टनर का, ना ही कोई रिटायर हुआ है, ना किसी की डेथ हुई है, तो फिर कैसे चेंज का वो डिसाइड कर लेते हैं। तो एक जहन में एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो मैं इसको अनआंसर्ड छोड़ रहा हूँ यहाँ पे ताकि वीडियो लंबी ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा कि ये फिर चेंज इन रेशो क्यों हो रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो वो एक थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे स्किप कर लें। बार आप इसको समझ लीजिए, इतना जहन में रख लीजिए कि ये जो चेंज इन रेशो है ये एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की वजह से नहीं है, किसी और फैक्टर की वजह से। वो फैक्टर क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये इन तीन की वजह से नहीं है, ये बात जहन में रखिए। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। द चेंज इन रेशो विल ईदर इंक्रीज, decrease or bring no change in share of partner। यानी अगर चेंज इन रेशो होगा तो उससे या तो इंक्रीज डिक्रीज होता है या फिर कोई चेंज नहीं आता है इन द शेयर ऑफ पार्टनर। आप यहां पे कर लीजिए इन द शेयर ऑफ अ पार्टनर या इन द शेयर ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टनर। ये बात समझ आती है कि चेंज इन रेशो जब भी होगा तो उससे एक को फ़ायदा होता है और किसी दूसरे को नुकसान भी होता है, क्योंकि शेयर थे उनके और वही आपस में अगर बढ़ गए हैं एक के, तो फिर ऑब्वियसली दूसरे के कम भी हुए होंगे। कि ये बात तो समझ आती है कि अगर एक का इंक्रीज़ हुआ है तो दूसरे का डिक्रीज़ हुआ होगा, तभी तो वो हुआ ना, क्योंकि बाहर से तो कोई चीज़ आई नहीं, उन्होंने आपस में ही उनकी चेंज इन शेयरिंग रेशो हुई है। तो इसका मतलब है अगर एक की इंक्रीज़ हुई है तो दूसरे की डिक्रीज़ तो ऑब्वियसली हुई होगी। इसकी बेहतरीन मिसाल ऐसी है कि जैसे अगर किसी के पास 10 रुपये हों और वो दो बंदों में तकसीम हो रहे हों इक्वली मतलब कि 5 रुपये एक को मिल गए, 5 एक को मिल गए। तो अब यूँ हुआ कि एक पर्सन जो है उसको कहा जाता है कि जी इसको 1 रुपया ज़्यादा दे दें, यानी जिसको 5 मिल रहे हैं, सपोज बी वाले को 5 मिल रहे थे, ए को 5 मिल रहे थे। अब कहा जाता है कि बी को आप 6 रुपए दे दें। अब बी को 6 रुपए मिल गए तो क्या ए को 5 रुपए ही मिलेंगे? ऑब्वियसली नहीं। उसको कितने मिलेंगे? अब उसको 4 रुपए मिलेंगे। मतलब क्या हुआ कि वो जो ए को 5 मिले थे उसी में से 1 रुपया निकला और वो चला गया बी के पास। तो अब बी के पास कितने हो गए? 5 से 6 रुपए हो गए, यानी उधर 1 रुपये का एडिशन हो गया, प्लस हो गया, यानी बी को गेन हुआ 1 रुपए का। और जितना बी को गेन हुआ उतना ए को लॉस हुआ। मतलब कि उसके पास 5 थे, अब उसके पास क्या रह जाएंगे? 4 रह जाएंगे। तो 4 और 6 टोटल करेंगे तो अब भी टोटल 10 ही है। तो मतलब ये बात तो समझ आती है कि इंक्रीज और डिक्रीज होता है। लेकिन इस मिसाल में अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि ब्रिंग नो चेंज, तो ये बात ज़रा हजम नहीं होती कि ये कैसे मुमकिन है कि चेंज नहीं आएगा उनमें, ये कैसे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन पैदा होता है, लेकिन इसको अगेन मैं यहाँ पे अनआंसर्ड छोड़ रहा हूँ। इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी एग्जांपल के साथ कि नो चेंज किस सिनेरियो में आ सकता है, लेकिन होता है। आपने क्या सीखना है इस यहाँ पे कि जब भी चेंज इन रेशो होगी तो उससे इंक्रीज डिक्रीज होगा या चेंज नहीं आएगा किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर में। ठीक है, चेंज इन रेशो हो रही है लेकिन किसी एक में चेंज नहीं आ रहा है। तो खैर ये पॉइंट आपको समझ लग गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्यू टू चेंज इन रेशो द गेन ऑफ वन विल बी द सेक्रीफाइस ऑफ अदर। यानी अगर एक गेन कर रहा है
तो दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है। अभी मैंने ऊपर मिसाल दी आपको कि 10 रुपये उसको डिवाइड कर रहे थे, तो अगर 5-5 रुपये जा रहे थे उनको, तो अगर एक ने गेन किया है 1 रुपये से, यानी उसके 5 से 6 हो गए, तो दूसरे ने उतनी ही अमाउंट से सेक्रीफाइस किया, उसके 5 से 4 हो गए। तो ये बात समझ आ गई होगी कि ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो द गेन ऑफ द वन विल बी द सेक्रीफाइस ऑफ द अदर। बाद हम एक स्टेटमेंट और भी बोलते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ द गेन इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेक्रीफाइस। सम ऑफ द गेन इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेक्रीफाइस, यानी जितना टोटल गेन होगा किसी पार्टनर्स को, उतना ही सेक्रीफाइस होगा किसी दूसरे या एक से ज्यादा पार्टनर्स को, जितने भी हैं। ठीक है, डिपेंड्स करता है। तो ये बात समझ लगी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टनर हु स्टैंड्स टू गेन, यानी वो पार्टनर जिसको गेन हुआ है, मस्ट कंपनसेट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंपनसेट करना है। कंपनसेट समझते हो? नहीं, एडजस्टमेंट करेगा, कंपनसेशन देगा, यदि जिसको नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करेगा, उसको उसके लॉस को। उर्दू में क्या कहेंगे इसको? कंपनसेट एक वर्ड है, मतलब आप समझते होगे कि अगर नुकसान हो गया किसी का तो नुकसान का अजाला करेगा उसको, तो कंपनसेट करेगा उसको। द अदर पार्टनर हु हैज सफर्ड अ लॉस, जिसको नुकसान हुआ है, जिसको लॉस हुआ है, उसको वो कंपनसेट करेगा। अच्छा, कंपनसेट करेगा कौन करेगा? जिसको गेन हुआ है। किसको कंपनसेट करेगा? जिसको लॉस हुआ है। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि जो गेन करेगा वो दूसरे वाले को कंपनसेट करेगा, लेकिन कंपनसेट करेगा क्यों और किस फॉर्म में करेगा? और अगर उसको कंपनसेट ही करना है तो उसको गेन क्यों हुआ है? उसको गेन देने की, उसको गेन जो हुआ है वो ना ही ले, अगर उसने उसको कंपनसेट करना है कि मतलब एक को गेन हुआ है तो दूसरे को मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। भाई कंपनसेट तुमने किस चीज़ का करना है? लेकिन उसकी भलाई तो है ना उसके साथ, कि अगर एक ने अपना हिस्सा छोड़ा और उसके पास, कॉमन मिसाल अगर आप समझें, अगर एक ने अपना हिस्सा छोड़कर उसको दिया है तो भलाई तो है, तो वो उसको क्या कहेगा कि ठीक है यार, मेरे नॉर्मली आप समझते हो कि अच्छा वक्त मेरे पे आया तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। हालांकि ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ नहीं है, लेकिन अब कॉमनली आप समझें अगर एक ने दूसरे को कंपनसेट किया है तो जिसको कंपनसेट हो किया गया है ऑब्वियसली उसको भी तो दूसरे को कोई फायदा देना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गेन कर रहा है वो क्या करेगा? दूसरे वाले को कंपनसेट करेगा। किस फॉर्म में करेगा? नीचे पॉइंट है। तो अब यहाँ पे देखिए वो बात करता है कि द कंपनसेशन इज अ गिवन इन प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड और गिवन इन द क्वेश्चन। कि जो कंपनसेशन होगी, जो वो गेन करने वाला सेक्रीफाइस वाले को कंपनसेट करेगा, तो वो जो कंपनसेशन होगी इज गिवन इन प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द गुडविल कैलकुलेटेड और गिवन इन क्वेश्चन। यानी वो गुडविल की फॉर्म में उसको कंपनसेट करेगा। गुडविल का प्रोपोर्शन, यानी वो गुडविल कैलकुलेट होगी और उसका प्रोपोर्शन जो होगा, यानी उसका एक खास हिस्सा, वो कंपनसेट करेगा किसको? सेक्रीफाइस वाले को। और वो गुडविल या तो कैलकुलेट की जाएगी या फिर वो पहले ही क्वेश्चन में दी गई होगी। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा या तो उसमें वो देगा कि ये गुडविल है, और अगर नहीं तो फिर उस गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे। अब गुडविल को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है उसके ऊपर पहले ही हम वीडियो अपडेट कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड से हमने गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा है। वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और नहीं तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि दिस प्रोपोर्शनेट शेयर, ये जो गुडविल का उसका प्रोपोर्शनेट शेयर है, इज गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यानी ये जो प्रोपोर्शनेट ऑफ शेयर होगा ये गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है। अब यहां सवाल पैदा होता है, बट व्हाई? क्यों गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाले को गुडविल का शेयर क्यों दे रहा है? Again, this is a big question, but I'm trying to put it unanswered. So in the next video, we will try to answer this question. So please stay connected. तो next topic जो point है वो है अब journal entries पर है। 2 journal entries are passed to show the above effect. अब ये जो ऊपर इफेक्ट हुआ है कि मतलब चेंज इन रेशियो हुआ, एक का गेन हुआ दूसरे का सेक्रीफाइस हुआ, तो जो गेन कर रहा है वो दूसरे वाले को कंपनसेट करेगा। कंपनसेट किस फॉर्म में करेगा? गुडविल के प्रोपोर्शनेट में करेगा। तो अब उसकी, अब अगर उसने कंपनसेशन देनी है तो अब उसमें एंट्रीज क्या होंगी? तो एंट्रीज 2 होंगी पास, जो कि हम करेंगे नहीं, हम एक ही करेंगे, लेकिन वो 2 क्यों होंगी उसके लिए भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ।
टू जर्नल एंट्रीज आर पास टू शो द अबव इफेक्ट। ऊपर वाले इफेक्ट शो करने के लिए हम दो एंट्रीज पास करेंगे, वन एंट्री टू रेज द गुडविल इन द बुक्स एंड द अदर एंट्री टू राइट ऑफ द गुडविल फ्रॉम द बुक्स। मतलब एक बार हम गुडविल को क्या करेंगे, रेज करेंगे, और अगली बार हम उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर उसको राइट ऑफ ही कर देना है फौरन, तो फिर उसको रेज ही क्यों कर रहे हैं। रेज का मतलब है कि गुडविल बुक्स में हम लेके आएंगे और अगली ही एंट्री में हम उस गुडविल को वहाँ से ख़त्म कर देंगे। ये बड़ा अजीब सी एक स्टुपिडिटी सी लगती है कि अगर आपने उसको ख़त्म ही करना है तो लेके क्यों आ रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको लाना पड़ता है और फिर उसके बाद ख़त्म भी करना पड़ता है। उसके पीछे एक रीज़न होती है ऑब्वियसली। वो रीज़न ये है कि अगर मैं आपको ये बात समझा लूँ शॉर्ट टाइम, कुछ इस तरीके से होता है कि देखो, जब भी किसी को फ़ायदा हो रहा है एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर, मतलब कोई एक ख़ास ही हालत है, उसमें एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे वाले को फ़ायदा उतना नहीं हो रहा है, एक ज़्यादा गेन कर रहा है, दूसरे वाला कम गेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कोई एज है उस दूसरे वाले को। दूसरे वाले को कुछ एज है। जब हमने पीछे कॉन्सेप्ट गुडविल पढ़ा था कि गुडविल होती क्यों है, कुछ रेपुटेशंस की वजह से या किसी बेनिफिट की वजह से, कि एक ज़्यादा है उसी सर्कमस्टांस में ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है और उसी सर्कमस्टांसिस में दूसरा कम ले रहा है। अब बिजनेस तो सारों के जैसे, एक जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, दूसरा कम ले रहा है, ऑल्दो कि उसके पीछे रेशो है, लेकिन चेंज इन रेशो की वजह से कुछ और प्रॉफिट जनरेट हुआ और उसमें एक को ज़्यादा फायदा हुआ और दूसरे वाले को कम। तो इसका मतलब है कि अगर एक प्रॉफिट ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब ये एक ही सर्कमस्टांस में अगर उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब देयर इज सम फैक्टर एंड दैट फैक्टर इज गुडविल। इसका मतलब गुडविल है तो सही। अब चूंकि गुडविल है तो फिर उसको गुडविल को आना चाहिए, लेकिन अब जब उस गुडविल को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल सामने आ जाता है कि वो कहता है कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए तभी वो रिकॉर्ड होगी। अब जब हम उसको मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं तो अगर हम उसको रिकॉर्ड करें तो उसके बदले में हमें कोई उसके बदले में कोई कंसीडरेशन सामने से नजर नहीं आती है। कंसीडरेशन नहीं आती तो हम उसको लिख ही नहीं सकते, मतलब चीज़ आ रही है लेकिन उसके बदले में गया क्या है वो नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब दूसरी तरफ एक चीज़ आती है कि है कोई चीज़ जिसकी वजह से ये हुआ है और वो सिवाय गुडविल की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसको रिकॉर्ड करने नहीं देगा एक्चुअल में, क्योंकि उसके बदले में कोई चीज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट की वजह से कि जो ये कह रहा है कि है तो इसका मतलब हम उसको शो करेंगे, और दूसरी तरफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कहता है कि लाओ कोई चीज़ तो वो नहीं है तो हम उसको निकालेंगे वहां से और एक नेट इफेक्ट बनेगा, वो रह जाएगा पीछे। उस नेट इफेक्ट की वजह से एक्चुअल चीज जो हुई वो रह जाएगी और जो दूसरी आई है और चली गई है वो हम उठा के खत्म कर देंगे। तो हम लाए ही उसको क्यों थे, क्योंकि उसको शो करना था, क्योंकि वो थी कहीं ना कहीं। अब ये मुझे नहीं पता मैं आपको समझा पाया या नहीं, लेकिन इसको हम आने वाली वीडियो में भी देखें और नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ज़रूर देखिएगा। उसमें एग्जाम्पल है जैसे एक्सप्लेन किया गया है, उसमें आपको ये बात बिल्कुल सही समझ आएगी। खैर नहीं तो मज़ीद हम इसको एक्सप्लेन और करते भी नहीं क्योंकि वो ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी, तो यहीं से हम आगे चलते हैं। खैर एक चीज़ याद रखिएगा इस पॉइंट में, सिंपल इतना है, दो एंट्री पास होंगी, एक गुडविल के रेज की और एक उसके राइट ऑफ की। क्यों, नेक्स्ट वीडियो में मजीद चीज सीख लेंगे अगर यहाँ बात समझ नहीं लगी। लास्ट पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, हमने यही एक ही एंट्री पास करनी, दोनों नहीं करनी। दोनों सीखेंगे इसलिए ताकि हमें गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि इस वाली एंट्री में गुडविल है नहीं, इसमें खाली दो कैपिटल्स आएंगे, एक कैपिटल डेबिट होगा और एक कैपिटल क्रेडिट होगा। तो अगर खाली ये वाली एंट्री पास कर दी जाए ना, ये वाली, तो फिर वो गुडविल जो हम बात करते हैं गुडविल होती है, गुडविल में कंपनसेट करता है, वो फिर पॉइंट समझ नहीं आता। तो उसको समझने के लिए हम ये एंट्रीज करेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये दो एंट्री करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, करेंगे हम यही, लेकिन ये उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में है तो यही हमने करना है। सिंगल नेट एंट्री कैन ऑल्सो बी पास्ड इंस्टेड ऑफ टू सेपरेट एंट्री, यानी इन दो सेपरेट एंट्री पास करने का हम एक ही सिंगल एंट्री पास करेंगे, और उसमें क्या एंट्री होगी कि एक का कैपिटल डेबिट और दूसरे का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। यानी जिसको कंपनसेट किया जाएगा उसको कैपिटल बढ़ जाएगा और जो कंपनसेट कर रहा है उसका कैपिटल कम हो जाएगा। तो जिसका कैपिटल कम होगा वो डेबिट हो जाएगा और दूसरे वाला जो इसको कंपनसेट हो रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। यानी कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी, लेकिन जो भी पार्टनर होगा, अब डिपेंड करता है कि अगर उनके फिक्स्ड कैपिटल है तो उसके अकॉर्डिंगली, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, तो आपको पता है कि फिक्स्ड कैपिटल में हम करंट अकाउंट लिखते हैं कैपिटल की बजाय, तो एक अलग एक सिनेरियो है। एनीहो, अगर आप सीक्वेंस वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ आई होगी जो मैंने अभी लास्ट पे कही है।
तो बस ये थी छोटी सी वीडियो। हालांकि अगेन मुझे लगा कि 5-7 मिनट में हो जाएगी, लेकिन अगेन ये 15 मिनट पे चलेगी। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ लग गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको मज़ीद समझ आएंगे। और जो क्वेश्चन यहाँ पे अनआंसर्ड मैंने छोड़े हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे, तो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक कर दो। कमेंट्स में बताओ कैसे करें इंप्रूव। वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।